हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पानी के मुद्दे पर संयुक्त राज्य में भारत को दी धमकी है। दुनिया हैरान, 78 देश एक साथ आए सेना का पहला। देखें क्या चल रहा है ये। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बैक ऑफ माइंड में चल रहा था ये जो पानी का है ये पाकिस्तान से रिलेटेड ही होगा। तो मैं कह रही थी भैया जब एग्रीमेंट हुआ था वो अनफेयर एग्रीमेंट था और उसका टाइम भी अब ख़त्म हो गया है तो वी हैव द राइट। पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, लैंड किसकी ज़्यादा है, उस हिसाब से डिसाइड होगा अब। पर देखते हैं कौन ये खड़ा हो गया है बोलने के लिए और क्यों बोल रहे हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत की सरकार का कौन सा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के 78 देशों ने पाकिस्तान को कैसे आईना दिखाते हुए भारत का साथ दिया। भारत के पासपोर्ट की ताकत के आगे बाकी देशों का क्या हाल हो गया है और कौन सा टारगेट था जो भारत ने साल 2030 से 5 साल पहले 2025 में ही अचीव कर लिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको बाकी मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि हम इस महीने की स्टार्टिंग से कह रहे थे कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया है और 22 जुलाई को पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट ऑर्गेनाइज करवानी है जिसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार खुद ही न्यूयॉर्क गए हैं। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था इस डिबेट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अगेन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया एंड इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बाकी देशों से मदद मांगी। इशाक डार ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है, यानी कुछ डिस्प्यूट्स का निपटारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के ऊपर हो रहा है और कुछ में सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स को इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन और भारत द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ट्रेजेडी हो रही है वो इस प्रॉब्लम का बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि भारत और इजराइल जो मर्जी करते हैं लेकिन इन दोनों देशों को दुनिया का कोई भी देश कुछ नहीं कहता है। इन दोनों देशों के लिए रूल्स कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। इसके आगे इशाक डार ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स और पॉलिटिसाइजेशन यानी कि मानवता के मुद्दों के ऊपर दोहरी नीति अपनाते हुए राजनीति करना, इसके कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस ये दोनों ही खत्म हो रही हैं। फलस्तीन और कश्मीर सिचुएशन का कंपैरिजन करने और दोनों को एक लेवल के ऊपर रखने के अलावा भी पाकिस्तान ने काफी सारी बकवास की। उसने देखा था चाइना बड़ा हाथ खड़ा करके पता नहीं क्या कर रहा था, वो मैं देख के हैरान हुई हूँ। लेकिन मेन पॉइंट्स यही दोनों थे। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हुई है ये ओपन डिबेट थी, इसलिए इसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स बल्कि दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब क्योंकि ये जो डिबेट थी उसका टॉपिक था प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलेटरलिज्म एंड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। भैया सुन के ही कि उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि दिस इज कॉल्ड कलयुग। यानी कि आपस में मिलकर सभी देशों का शांतिपूर्ण तरीके से मसलों का निपटारा कैसे करें इसके ऊपर चर्चा करना। इसलिए सभी देश इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के ऊपर कमेंट कर रहे थे। सभी देशों ने इजराइल, फलस्तीन, गाजा और उसके बाद रशिया, यूक्रेन इन सब टॉपिक्स के ऊपर अपना अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान को लगा था कि उसके डिबेट शुरू करने के बाद दुनिया के कई सारे देश भारत के जम्मू कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी कमेंट करेंगे या भूल जा भैया, ऐसा तो होने वाला नहीं। फिर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने जो सस्पेंड किया है उसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे और भारत से कहेंगे कि भारत उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर ले। लेकिन 80 देशों में से केवल 2 ही देश थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। अब 80 में से सिर्फ 2 ही देश, कौन से 2 थे वो भी पता करो। पहला देश तो खुद ही पाकिस्तान था और दूसरा देश उसके बाद टर्की था। हेलो कर लो बात, कौन से 2 देश थे? खाली यही 2। यानी कि टेक्निकली एक ही देश ने पाकिस्तान का साथ दिया और वो था टर्की। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट हुई है इसमें टर्की के रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला साउथ एशिया में सबसे पुराना, अब तक ना सुलझाए जाने वाला सबसे लंबा अनरिजॉल्व्ड इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। हमें मेक श्योर करना चाहिए टर्की से हम अपने ट्रेड्स हैं बिल्कुल जीरो कर दें। अब जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में इस हद तक और इतनी बड़ी बाधा डाल रहा है कि अब मिलिट्री क्लैशेस भी ट्रिगर हो जाते हैं। हम ये अपील करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की मदद से इस मसले का परमानेंट हल निकाला जाए। अब टर्की का तो खैर पता है कि कभी भी नहीं सुधरेंगे, लेकिन ये काफी गुड न्यूज है कि सिर्फ एक ही देश ने जम्मू कश्मीर को मेंशन किया एंड अब दुनिया का कोई भी देश इस मुद्दे के ऊपर भारत के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। देखा, दिस इज इंडियाज पावर, एवरी इंडियन शुड बी प्राउड। इसके साथ ही अमेरिका ने भी अपनी स्टेटमेंट में भारत पाकिस्तान का नाम लिया था, लेकिन अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के मसले को मेंशन नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने अगेन अपने क्लेम को रिपीट किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत एंड पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में दखल देकर दोनों देशों की लड़ाई को रोका। भाई ये तो हर जगह हर दिन हम भी सुन रहे हैं। आज इनकी प्रेस मीडिया में जो स्पोक्स पर्सन या जो भी उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो आके बोलती नहीं है पूरा बात करती है मीडिया से, हाँ,
उसने भी फिर से आज भी यही बोला कि भैया ये ही इज़ डूइंग सच ग्रेट जॉब इन पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है उसमें भी उसने हेल्प किया रोकने अपना में। नोबेल ये प्राइज तो चाहिए नॉन स्टॉप यहाँ पे तो बोला ही जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको ये मैसेज गया हो इंडिया का कि भैया आप लोगों ने नहीं किया। ऐसे लगता है यहाँ तो इनको मैसेज नहीं गया, यहाँ ये इनको लगता है मान चुके हैं कि हमने ही कराया और सीज फायर करवाया था। अब ऑब्वियस है कि अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जम्मू कश्मीर मसला उठाएगा तो भारत के पास तो राइट टू रिप्लाई है, और भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जवाब भी दिया, जिसमें भारत के रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश सर ने कहा कि जब हम दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जिनका सभी देशों को सम्मान करना चाहिए। उनमें से एक सबसे जरूरी सिद्धांत है आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर है। भारत ने कहा कि एक तरफ भारत है, एक समझदार लोकतंत्र, तेज गति से आगे बढ़ता हुआ, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो कट्टरपंथी सोच और आतंकवाद में डूबा हुआ है और बार बार IMF से कर्जा मांगता रहता है। वेरी गुड मांगता रहता कर्जा, ही भी बोला। भारत के रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश सर ने लिटरली पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल के देशों के सामने सीरियल बोरोवर कहा, यानी कि अरे वाह सीरियल बोरोवर, वेरी नाइस। पाकिस्तान को IMF से कर्जा मांगने की आदत ही बन गई है। इसके साथ ही भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के लिंक्स को भी मेंशन किया। अब ये सब कुछ हुआ पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल देश भर में जो पेट्रोल बिक रहा है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। वो प्योर 100% पेट्रोल नहीं है, और इसी मामले में भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। दरअसल भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हम पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% तक कर देंगे, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने ये टारगेट 2030 से 5 साल पहले 2025 में आज ही अचीव कर लिया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने इसकी अनाउंसमेंट की है और देश को बताया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर लिया गया है। अभी जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ये सारा इथेनॉल देश के अंदर किसानों से ही सोर्स किया जा रहा है, एंड इसके कारण काफी सारे फायदे हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा, भारत सरकार ने 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपीस के फॉरेक्स रिजर्व्स बचा दिए हैं, और ये ऑलमोस्ट $16 बिलियन बनते हैं। इसके साथ ही इथेनॉल की पेमेंट के तौर पर 1,18,000 करोड़ रुपीस देश के किसानों को भी बांट दिए गए हैं, यानी ऑलमोस्ट $14 बिलियन देश के किसानों को मिल गए हैं। अब क्योंकि इथेनॉल इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और पेट्रोल की मात्रा कम हो गई है, इसलिए 698 लाख टन के CO2 एमिशंस भी कम हो गए हैं, यानी कि प्रदूषण भी कम हुआ है। साल 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय पेट्रोल में केवल 1.5% का इथेनॉल ब्लेंड किया जाता था। 11 साल में 1.5% से इसको बढ़ाकर, वही मैं सोच रही थी कि 20% तो क्या, पहले कितना था पता चला 1.5 20% का टारगेट भी अचीव कर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। 2 दिन पहले बांग्लादेश में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था और इस इंसिडेंट में अभी तक 31 लोगों की जान चली गई है और 170 से भी ज्यादा इंजर्ड हैं। जेट फ्यूल के एक्सप्लोजन की चपेट में आने के कारण अभी जो जितने भी इंजर्ड हुए हैं, इनमें से मेजॉरिटी को बर्न इंजरीज आई हैं। अभी जो इंजर्ड हैं, इनमें से मैक्सिमम स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फाइटर जेट स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर ही जाकर गिरा था। अब बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को ऑफर किया था कि हम एक बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को बांग्लादेश, ये हम नहीं, पता नहीं हम कब समझेंगे। चलो कर तो अच्छा काम रहे हैं, वो भी बात है, पर जिनके साथ करते हैं वो, मैं तो अभी मेरे जैसे ही ये सुना ना तो दिमाग में क्या आया, टर्की, उनका ऑपरेशन क्या किया था हमने, ऑपरेशन उसका नाम क्या था यार, नाम भूल गई, जिसमें हमने इनकी अर्थक्वेक के बाद दोस्त, हाँ ऑपरेशन दोस्त, तो वहाँ पे किया। उसके बाद भी कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना। तो हम लोग अच्छाई करते हैं पर हमें रियलाइज़ नहीं होता कि जो आगे वाला है उसको अच्छाई जो है वो भी निभाती। देश की मदद के लिए भेज सकते हैं, यानी सामने से हमने ऑफर दिया था बांग्लादेश को, और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत का मेडिकल एड का ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, और अब एक्सेप्ट तो उसने भी कर लिया था, टर्की ने। भारत से एक मेडिकल टीम को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जिसमें बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ होगा, जो बांग्लादेश में इंजर्ड लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे और वहां पर सर्जरीज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत ने कहा है कि अगर एक्सेसिव केयर और एक्सेसिव ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश के इंजर्ड लोगों को भारत लाने की नीड होगी तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में हाई एंड सर्जरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के मुकाबले वाली फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। देखो अगर वो रेडिकलाइज्ड थॉट में जा चुके हैं, दिस विल नॉट, अगर हम सोच रहे हैं कि उससे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। सीरियस पेशेंट्स को मेडिकल वीजा के ऊपर भारत भी लाया जा सकता है, यानी कि भारत कर तो हम बहुत अच्छा रहे हैं कि जाने बचा रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर कर रहे हैं। ने बांग्लादेश को अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन एक बार फिर से ये क्लेम किया है कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में 5 प्लेन्स को मार गिराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लास्ट अटैक में 5 प्लेन्स डाउन हो गए थे, जिसके बाद हमने भारत और पाकिस्तान को कहा कि अगर आप यही करते रहे तो हम आपके साथ ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे।
और इस तरह से मैंने ये भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया। अब सीज फायर तो खैर डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई 25 से 30 बार अपने स्टेटमेंट्स के अंदर रिपीट रोज आता है, रोज आती है, ऑलमोस्ट हर दिन, हर दूसरे दिन कर दिया है, लेकिन ये 5 फाइटर जेट्स डाउन करने वाली स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार रिपीट की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पासपोर्ट को लेकर। दरअसल अच्छा। हेनले एंड पार्टनर नाम की एक इंटरनेशनल फर्म है जो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट्स को एक स्कोर देकर उनकी रैंकिंग्स तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को HPI यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से हर साल प्रकाशित किया जाता है और दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इसको वर्ल्ड वाइड कवर करते हैं। दुनिया के सभी अलग अलग देशों को स्कोर देने के लिए यहाँ पर उस देश के लिए कितने देशों ने वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध की है उसको पैरामीटर माना जाता है और फिर इसी स्कोर के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है यानी कि कितना ताकतवर है। अब हेनले एंड पार्टनर्स ने साल 2025 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट रिलीज कर दी है जिसमें कई सारे फेरबदलाव देखने को मिले हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 199 पासपोर्ट्स की लिस्ट में भारत को रैंक मिला है 77। पिछले साल भारत का रैंक 85 था यानी कि इतना अच्छा तो नहीं है यार। 77 199 में से तो वी आर काइंड ऑफ इन द मिडल ओनली, राइट? सो इतना नहीं है, हमें तो फर्स्ट 4 पोजीशन में होना चाहिए। रैंक इंप्रूव होकर 85 से 77 के ऊपर आ गया। 59 कंट्रीज में भारत के लोग वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। सबसे लोवेस्ट है अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान का रैंक है 99। उसके बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट का रैंक है 96। अच्छा 99 बोल रहे हैं क्या? तो 99 में 77, मैं 199 सोच रही थी। नेपाल के पासपोर्ट का रैंक है 95, बांग्लादेश 94, श्रीलंका 91, ईरान भी 91, भूटान का रैंक है 84। ये सबसे भारत के नीचे। वहीं पर भारत से ऊपर रैंक वाले कुछ और इंपॉर्टेंट देशों की बात करें तो चाइना का रैंक है 60th और चाइना के लोगों को 83 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है। जब बेसिकली ये काउंट करें कितने वीजा फ्री कंट्रीज हैं उनके लिए, मे बी वो का क्राइटेरिया। अच्छा मालदीव्स के पासपोर्ट का रैंक है 53 और मालदीव्स के लोग भी 93 कंट्रीज में जाकर वीजा फ्री रह सकते हैं। रशिया का पासपोर्ट 46 रैंक के ऊपर है और वॉर के बाद भी रशिया के लिए 114 कंट्रीज वीजा फ्री हैं। ताइवान का रैंक 33rd है। यूक्रेन का पासपोर्ट 29 स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर इजराइल का पासपोर्ट 80th नंबर के ऊपर है। अमेरिका का 10th, ऑस्ट्रेलिया 7th, ब्रिटेन 6th और उसके बाद फर्स्ट के ऊपर है सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। 193 वीजा फ्री कंट्रीज के साथ सिंगापुर नंबर 1 के ऊपर है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं 2nd और 3rd रैंक के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज हैं क्योंकि इनके लिए सेम नंबर ऑफ कंट्रीज वीजा फ्री है, इसलिए सबको सेम रैंक दिया गया है। भारत की रैंकिंग्स इस लिस्ट में बेशक इस साल इंप्रूव हुई हैं, लेकिन हम अभी भी मेजर कंट्रीज के मुकाबले काफी पीछे हैं। इवन मालदीव्स का पासपोर्ट भी हमसे स्ट्रॉन्ग है एंड इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के इलीगल इमिग्रेंट्स। भारत के कई सारे लोग टूरिस्ट वीजा लेकर भी वेस्टर्न देश चले जाते हैं, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद वो वहां से वापस ही नहीं आते हैं, इलीगल तरीके से वहां पर रहते हैं। इसलिए कई सारे वेस्टर्न देश भारत के इन इलीगल इमिग्रेंट के खतरे की वजह से हमारे लिए वीजा फ्री एंट्री देते ही नहीं है। इसका नुकसान उठाना पड़ता है उन इंडियंस को जो लीगल तरीके से वीजा अप्लाई करके जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी भी कई बार वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है एंड उनको वीजा इशू नहीं होता है। काश हमारे लोग ये डोंकी वाला सिस्टम खत्म कर देते तो हमारा पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होता। हर 24 घंटे के अंदर जियो पॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। मैं तो ये सोच रही हूँ लास्ट वाली जो न्यूज़ थी रैंकिंग की पासपोर्ट की, फ्री वीज़ा तो ये होगा कि आप भी फ्री वीज़ा दोगे उस कंट्री को, वो भी आपको देगा, राइट? तो आई डोंट थिंक कि उसके वो बहुत माने रखता है, क्योंकि जो कंट्री स्ट्रांग है वो तो नहीं चाहेंगी कि दूसरी छोटी कंट्रीज या कोई उसके लोग फ्रीली वहाँ आ जाएं, क्योंकि उनके लोग तो वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको जैसे यूएस है 10th रैंक पे है, फायदा बहुत होता है, कई कंट्री में जा सकते हैं, आपको वीजा वो उस एंगल से सोचो तो बहुत ट्रैवलर फायदा के लिए है, बहुत फायदा है। वो तो मैं भी मानती हूँ, पर आप ये सोचो कि आप अगर रैंकिंग के हिसाब से कि ऐसी कंट्रीज जहाँ आप जाना ही नहीं चाहते हो, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे कोई अमेरिकन या कोई इंडियन जाना ही नहीं चाहे, उसके साथ आप कर लो तो फायदा तो उस छोटी कंट्री को, वो उसके लोग ज्यादा यहाँ आ जाएंगे। ऐसा सोचने लगे तो यूएसए सबसे लास्ट में होता। यूएसए ने बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ किया होगा, फिर तो फिर सबके साथ कर लो। जहाँ जिस कंट्री से तुम्हें थ्रेट लगता है तुम उसका नहीं करते हो, जैसे सीरिया, लिबिया, जहाँ जहाँ यूएसए को लगता है कि अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, सीरिया, लिबिया, ऐसे जो 4-5 हैं उसके हिसाब से दे सेट नहीं, यहाँ से लोग जो आएंगे उनको तो वीजा चाहिए होगा, और साथ में वो जो आके रह जाते हैं, अदरवाइज जो छोटी बड़ी जिसको आने आ जाओ नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। सो इसीलिए होता है। अच्छा तो फिर करो, सभी इंडिया को भी करना चाहिए, यूएसए को भी करना चाहिए। जहाँ जहाँ से आपको थ्रेट लगता है उनसे मत करो, बाकी वीजा मंगवाते हैं, जहाँ से आपको नहीं लगता पता नहीं। मैं तो इसका नहीं मानती, मैं कहती हूँ वीजा लेके जाना आना बेटर है। बेस्ट तो हम ये चाहते हैं कि
इंडिया और यूएस में वीज़ा फ्री हो गया। हाँ, हमें तो उससे मतलब है और से हाँ, ये हो जाए मजा आ जाए यार। जबकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, हाँ, डुअल है, बट जो भी डुअल अलाउ करता है इंडिया, बट औरों के लिए इट विल बी ईजियर। हाँ, चलो चलो चलो, वो भी अगर हमारा है तो फिर भी डोंट केयर, पर अगर ऐसा अब तो मैं तो यही सोची थी कि शायद फिर भूल गई कि हमारे पास तो वो है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।